क्यों, आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए? क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया? हालांकि तुम खुद ही कहती थी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर वो मोहब्बत कैसे भुला दी तुमने? क्यों अपना दिल पत्थर कर लिया और मुझे रोता हुआ छोड़कर चली गई? लौट आओ रीमा, मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें पत्थर की हो गई हैं। ये घर की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। वो उस दुश्मनी जाके कमरे में उसी के बेड पर बैठा, उसके तकिए को सीने से भींच कर आज फूट फूट कर रो पड़ा था। वो जो कभी दावा करता था कि मैं उस लड़की से कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, आज पोर पोर उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। काश उसने उसकी मोहब्बत को न धुतकारा होता तो आज वो उसकी बाहों में होती, उसके दिल का सुकून उसके दिल के करीब होता। मम्मा, मुझे माफ़ कर देना जो मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका, आपकी रीमा का ख्याल न रख पाया। लेकिन मैं वादा करता हूँ एक न एक दिन रीमा को जरूर ढूंढ लूँगा और उसे वही मोहब्बत वही सम्मान दूंगा जो आपकी इच्छा थी। वो आंखें मूंद कर बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठ गया था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो रीमा से शादी के नाम पर बुरी तरह उछल पड़ा था। उस दिन वो अपने बड़े से ऑफिस की ठंडी हवा में अपने काम में बुरी तरह डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं जब अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर मम्मा कॉलिंग के शब्द चमक रहे थे। एक पल के लिए उसके होंठों पर मुस्कान आई, जैसे वो किसी सुखद पल की उम्मीद कर रहा हो। उसने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? अभिजीत ने खुशी से पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बल्कि सुनाओ नहीं, ये बताओ तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कितनी गलत बात है अभिजीत, तुम मुझसे मिले बिना ही ऑफिस चले गए। सुमित्रा देवी की आवाज़ में ममता और स्नेह था और साथ ही साथ एक हल्की सी शिकायत भी थी। मामा, माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दी में था। मैं आया था आपके कमरे में लेकिन आप सो रही थी, वरना कभी ऐसा हो सकता है ऑफिस आने से पहले मैं अपनी माँ का चेहरा न देखूं। उसकी आवाज़ में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ था। अच्छा ये बताइए आपने कॉल क्यों की, सब ठीक तो है ना? अभिजीत ने हल्की सी चिंता के साथ पूछा। सुमित्रा जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, जैसे बोलने के लिए शब्द चुन रही हों। अभिजीत बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी, लेकिन तुम अपने काम में इस कदर उलझे हुए थे कि तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। फिलहाल तुम अपने सारे काम निपटा लो, फिर मेरे पास 2 घड़ी सुकून से बैठो, तभी मैं इत्मीनान से बात करूंगी। अभी कहना मुझे सही नहीं लग रहा। सुमित्रा जी के अंदाज में कुछ ऐसा था कि अभिजीत ठिठकने पर मजबूर हुआ था। जरूर कोई बड़ी और गहरी बात थी जो उसकी माँ कहने से पहले सोच विचार कर रही थी और अभिजीत को कुछ खतरे का एहसास हुआ था। अभिजीत ने गंभीरता से जवाब दिया। मामा, आप बेझिझक कह सकती हैं, अगर कोई बात आपके मन में है तो अभी बता दीजिए, वरना आप दिन भर इसी बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहेंगी। उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही तो थी। उसके पापा का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वो अपनी माँ को किसी भी तरह की चिंता में नहीं डालना चाहता था। सुमित्रा देवी ने ये सुना तो कुछ पल चुप रहीं, फिर झिझकते हुए बोली, ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन तुम पहले वादा करो मेरी बात को टालोगे नहीं, ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करोगे और तभी अपना फैसला दोगे। अभिजीत के माथे पर लकीरें उभर आई थीं। न जाने क्यों उसे किसी अनहोनी की आहट की महसूस हो रही थी। फिर भी उसने अपने लहजे को शांत रखते हुए कहा, हाँ मामा बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो बेटा, ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारी मेघा मासी की बेटी रीमा हमारे पास आ गई है। अब वो बड़ी हो गई है और मुझे उसकी दिन रात चिंता लगी रहती है। इस तरह जवान और गैर बच्ची को अपने घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रख सकते, और फिर उसके माँ बाप के बाद हमारे अलावा उसका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं। वो मेरी बहुत अच्छी बचपन की सहेली की बेटी है, मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मामा, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए, आखिर रीमा को हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है? अभी रीमा पढ़ रही है, आराम से उसे पढ़ने दीजिए, लोगों की बातों पर सोच विचार मत कीजिए। अभिजीत को अपनी माँ की बात की गहराई समझ नहीं आ रही थी। वो बात नहीं है अभिजीत, अगले महीने वो पूरे 15 साल की हो जाएगी और जवान बच्ची को यूं घर पर बिठाकर नहीं रख सकते, जबकि मेरे घर में खुद एक जवान बेटा मौजूद हो। लोग 100 तरह की बातें बना सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। उसकी माँ नहीं है, सिर पर कोई संरक्षक भी नहीं है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी है। भगवान न करे अगर मुझे भी कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? इसीलिए मैंने तय कर लिया है, इस रविवार को तुम दोनों का विवाह करवा दूंगी। सुमित्रा जी की ये बात सुनकर अभिजीत के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसी बात भी बोल सकती हैं।
वो एकदम सीधे होकर बैठा और हैरानी से बोला, ममा आप क्या कह रही हैं? रीमा की उम्र सिर्फ 15 साल है, आपको ये ख्याल कैसे आया? और मैंने उसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं, वो तो मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची जैसी है। सुमित्रा देवी ने नरमी से समझाने की कोशिश की थी, बेटा तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? तुम्हारी शादी तो मैंने वैसे भी करनी है और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों से पूरी कर जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। रीमा की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है और मैं उसे किसी तरह मुंह नहीं मोड़ सकती और ना ही मैं उसके बड़े होने का कुछ और साल इंतजार कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस तरह बिना किसी रिश्ते के मैं उसे तुम्हारे साथ छोड़कर मरना नहीं चाहती। ममा आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? भगवान न करे जो आपको कुछ हो, आपका साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे। रही बात रीमा की, तो मैं कभी उसके बारे में इस तरह के ख्याल अपने मन में ला भी नहीं सकता। उसे अच्छे से पढ़ने लिखने दें, उसके बाद हम उसकी जिम्मेदारी मिलकर पूरी करेंगे, एक अच्छे से घराने में उसकी शादी करके। अभिजीत का तो दिमाग भग से उड़ गया था अपनी माँ की बात सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ को किस तरह समझाए, जो एक अजीब सी बात लेकर बैठ चुकी थी। यही तो परेशानी है अभिजीत, मैं उसे और ज़्यादा अपने घर पर नहीं बिठा सकती। अगर मेरी अपनी खुद की कोई बेटी होती तो चलो एक बार को मैं उसे अपने घर में रख सकती थी, लेकिन इस तरह एक जवान बेटे के साथ मैं उस लड़की को नहीं रख सकती। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अब वो बड़ी हो रही है और ये रिश्ता हमारे परिवार की इज्जत के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों का विवाह हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अभिजीत के लहजे में गुस्सा और बेचैनी आ गई। सॉरी मम्मा, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। रीमा भी छोटी है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने सपने हैं। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? न जाने उसकी आंखों में कौन कौन से सपने बचे थे और हम क्यों उसकी ज़िंदगी को तबाह करें? मैं एक 26 साल का मैच्योर मर्द हूँ और वो सिर्फ 15 साल की। आपको क्या हो गया है? आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? वो अचानक गुस्से से भड़क उठा था। ये बात उसके लिए असहनीय थी। अभिजीत, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन देखो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि रीमा की जिम्मेदारी कोई और उठा ले, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो उसके ददिहाल में कोई है नहीं और ननिहाल वालों ने तो उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए हैं। अब ऐसे में ले देकर उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रह जाती है। सुमित्रा जी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध जाओ, ताकि मुझे उसके भविष्य की चिंता न करनी पड़े। और फिलहाल तुम उससे शादी के लिए राजी तो हो जाओ। शादी के बाद मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जब तक वो 18-19 साल की नहीं हो जाती, तुम खुद उसकी सुरक्षा करना, एक अमानत समझकर। वो बातों बातों में अभिजीत को कुछ समझाना चाहती थी और अपनी माँ के नए फलसफे पर अभिजीत को गुस्सा आया था। भला शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह पाते हैं? उसकी माँ शादी के बाद भी उसे एक नए इम्तिहान में डालने की बात कर रही थी। मामा, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं रीमा के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। अभिजीत का लहजा और भी सख्त हो गया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें हमारे फैसले का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा बुरा अच्छे से सोच समझ सकती हूँ। सुमित्रा देवी ने धैर्य से कहा। सम्मान? माँ, ये किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही रीमा को इसमें फंसने दूंगा, अभिजीत ने गुस्से और दृढ़ता से कहा और अगले ही पल फ़ोन काट दिया। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बैठ गईं, जबकि अभिजीत का दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठा सोचों में डूब गया कि कैसे वो अपनी माँ को समझाए और रीमा को इस स्थिति से बचाए। उसकी आंखों के सामने मासूम सी रीमा का चेहरा घूम गया, जिसके अंदर बचपना अब तक कूट कूट कर भरा था। जब भी वो ऑफिस से जाता उसके लिए चॉकलेट लेकर जरूर जाता था। जिस दिन वो उसके लिए चॉकलेट लेकर न जाता, वो गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और अभिजीत को उसे कई कई घंटे तक मनाना पड़ता था। वो मासूम सी लड़की पिछले 5 सालों से सुमित्रा देवी और अभिजीत के साथ रह रही थी और इन्हीं लोगों को अपना सब कुछ मान बैठी थी, और आज उसकी माँ की अनोखी सी बात उसके दिल में आग लगा चुकी थी। सुमित्रा देवी सिर झुकाए अपनी सोचों में गुम थीं। उनका दिल अभिजीत की सख्त बातों से भारी हो गया था। वो बार बार यही सोच रही थी कि अपने बेटे को इस रिश्ते के लिए कैसे मनाए। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और रीमा हाथों में किताब लिए अंदर आई। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक नन्हे बच्चे जैसी सादगी और मासूमियत भरी हुई थी।
और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान जो हमेशा बनी रहती थी। सुमित्रा जी ने गहरी नज़र रीमा पर डाली थी। ये लड़की उन्हें अपने दिल के बेहद करीब महसूस होती थी। ये कहना गलत न होगा कि उन्होंने अपनी बेटी की कमी रीमा से ही पूरी की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता रीमा की ही सताती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो रीमा का क्या होगा, यही सोच सोचकर उनका दिल परेशान रहता था। और काफ़ी सोच विचार के बाद उनके दिमाग में यही ख्याल आया था कि रीमा और अभिजीत की शादी कर दी जाए। हालांकि अभिजीत रीमा से पूरे 11 साल बड़ा था, लेकिन उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा चारा नज़र भी नहीं आ रहा था। रीमा ने सुमित्रा देवी को उदास बैठे देखा तो तुरंत उनके पास आ गई। सुमित्रा जी सोफे पर परेशान सी बैठी थीं। किताबें एक ओर रखकर वो जमीन पर उनके घुटनों के साथ लगकर बैठ गई। नरमी से उनके हाथ थामते हुए बोली, मासी आप उदास क्यों हैं, क्या हुआ? सुमित्रा देवी ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही थोड़ी सी परेशान हूँ। रीमा ने प्यार से उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मासी आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, बेटा तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल में बुरे बुरे ख्याल जन्म लेने लगते हैं और मैं तुम्हारे बारे में डर जाती हूँ। बस तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए और अपने घर में रखने के लिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और अभिजीत की शादी कर दूँ। तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में सोचकर मुझे सुकून मिलता है, लेकिन अभिजीत ने इनकार कर दिया है। तुम जानती हो ना रीमा, तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम किन्हीं गलत हाथों में जाओ। मुझे अभिजीत पर पूरा भरोसा है, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। सुमित्रा जी की बात सुनकर रीमा भी दंग रह गई थी। उसने तो कभी शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था और वो हालात की नाजुकता को समझने लगी थी। उसने धीरे से अपना सर झुका लिया। शायद सुमित्रा जी जो कह रही थी वो अपने हिसाब से सही कह रही थी। अभी सुमित्रा जी का हाथ उसके सर पर था, जो उसे बिल्कुल माँ जैसी मोहब्बत करती थीं। भगवान न करे अगर सुमित्रा जी उसकी जिंदगी में न रहती तो उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई भी न था, और उस वक्त उसका क्या होता सोच कर ही उसके बदन में डर के मारे झुरझुरी सी आ गई थी। लेकिन अभिजीत के साथ शादी का नाम सुनकर उसका दिल बुरी तरह बेचैन भी हुआ था। सुमित्रा जी के हाथों को छोड़कर अब वो अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी बेचैनी छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जो सुमित्रा जी की नज़रों से छुपी न रह सकी। रीमा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है अभिजीत कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशों का सम्मान करेगा। बस यही सोचकर मैंने इस रिश्ते के बारे में सोचा था। रीमा ने धीरे से पूछा, उन्होंने इनकार क्यों किया मासी? क्या वो मुझसे नाराज़ हैं? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं? क्या मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती? मैं तो हमेशा उनकी हर बात मानती हूँ, उनके हर काम में हाथ बटाती हूँ और उन्हें मेरी हर छोटी चीज़ से खुशी मिलती है। हो सकता है वो मुझसे इसलिए नाराज़ हों क्योंकि मैं उनसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहती हूँ। कल भी वो मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए थे तो मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया था। रीमा अपनी मासूमियत में अपनी तरफ से अंदाजे लगाने की कोशिश कर रही थी और सुमित्रा जी को उसकी मासूमियत पर ढेर सारा प्यार आया था। नहीं बेटा, वो तुमसे नाराज़ नहीं है, बस वो ये रिश्ता नहीं चाहता। उसका कहना है कि तुम अभी छोटी हो और ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रीमा ने मासूमियत से कहा, मासी मैं उनसे बात करूंगी, मुझे यकीन है वो मुझे मना नहीं करेंगे। वो मुझसे प्यार करते हैं। वो अपनी मासी को उदास नहीं देख सकती थी। उसने उस औरत का प्यार और देखभाल बचपन से ही महसूस किया था। सुमित्रा देवी की आंखें आंसुओं से छलक पड़ी थीं। बेटा मैं जानती हूँ वो तुमसे स्नेह करता है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं। अभिजीत बहुत जिद्दी है और जब वो कोई बात ठान ले तो उसे मनाना मुश्किल हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस रिश्ते की वजह से कोई तकलीफ हो। अभिजीत के इनकार से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं उसे मजबूर भी नहीं करना चाहती। अभिजीत अभी बहुत गुस्से में है, मुझे डर है कि वो तुम्हें भी इनकार कर देगा। उन्होंने बेबसी से रीमा को गले लगा लिया। बेटा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई दुख मिले, कोई तकलीफ पहुँचे। रीमा ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा, मासी आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। लेकिन सुमित्रा जी गहरी सांस लेकर रह गई थीं। वो जानती थीं अभिजीत कितना जिद्दी और गुस्से का तेज है और ये उनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता था।
वो कभी उनकी इस बात को नहीं मानेगा जो वो चाहती थी, उसे वो कभी नहीं करेगा। रात का समय था जब अभिजीत बोस घर लौटा। उसकी नज़र लॉन्ज में बैठी उस मासूम चेहरे पर पड़ी थी। रीमा टीवी पर कार्टून देख रही थी। शायद वो उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की एक अलग ही चमक थी, बड़ी बड़ी आंखों में एक जिंदा दिल इंसान की सी चमक। वो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से अनजान, बस अपने आप में मस्त थी। वो इतनी मासूम थी कि उसे अपनी ज़िंदगी के मुश्किल फैसलों का भी एहसास नहीं था। पता नहीं मम्मा के दिमाग में कौन सा शैतान घुसकर बैठ गया है जो भी इतना गलत फैसला कर बैठी हैं। लेकिन जो भी हो जाए, मैं माँ की इस बात को नहीं मान सकता। वो रीमा को देखते हुए अपने दिल ही दिल में बात कर रहा था। और फिर अभिजीत धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब आया था। वो 27 साल का खूबसूरत मजबूत पर्सनालिटी का मर्द था जो शायद किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। और वो अपने लिए एक ऐसी ही मैच्योर टाइप की अपनी ही हमउम्र लड़की चाहता था जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो उसकी परेशानियों को समझ सके। जहाँ पर रीमा कहीं भी फिट नहीं बैठती थी, वो किसी कम उम्र लड़की को कैसे अपना जीवन साथी मान सकता था। उसे तो एक समझदार लड़की चाहिए थी, कोई ऐसी लड़की जो उसके मिजाज से मेल खाए, न कि कोई बच्ची जो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बेखबर हो। तुम अब तक जाग रही हो? अभिजीत ने रीमा से पूछा। उसकी आवाज़ में नरमी थी। रीमा ने खुश होकर सिर उठाया। अरे आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला, वो चहक कर बोली। फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मासी सो गई थी तो मैं कार्टून देख रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी मासूमियत में सादगी थी। अभिजीत ने कुछ पल रीमा को ध्यान से देखा और फिर एक नरम लहजे में कहा, खाना खा लिया? रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ खा लिया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। फिर सोचा कि आपका ही इंतजार कर लूँ, इसलिए नीचे आ गई थी। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी नज़रें रीमा के चेहरे पर टिक गईं, जैसे कुछ सोच रहा हो। अच्छा अब तुम जाओ अपने कमरे में और आराम से सो जाओ, मैं आ गया हूँ ना। कहने के साथ ही उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए, लेकिन फिर अचानक रीमा ने हिम्मत करके उससे सवाल पूछा। आपसे एक सवाल पूछूं? अभिजीत ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर वहीं सोफे पर ही बैठ गया। वो भी उसके पास बैठकर उसकी ओर देखते हुए बोली, आप ये रिश्ता स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? माँ से बहुत परेशान है। अभिजीत की नज़रें एकदम बदली थीं। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में कई बातें उमड़ने लगीं, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को काबू में रखा ताकि रीमा की मासूमियत को ठेस न पहुंचे। उसने कहा, रीमा तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरा और माँ का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। तुम्हें इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और रात भर ये टीवी देखना बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम मुझसे बहुत डांट खाओगी। रीमा की आंखों में हल्की सी झिझक आई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, मुझसे बात मत करें, लेकिन माँ के बारे में तो सोचें, वे बहुत परेशान हैं और मैं आपको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी और रीमा की बात पर अभिजीत का दिल जैसे रुक सा गया था। शायद अभिजीत को एहसास नहीं था कि वो ये क्या कह रही है। वो शायद अपनी मासूमियत में इतनी बड़ी बात कह गई थी। अभिजीत ने सख्ती से कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रीमा? लगता है मामा के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी कोई शैतान सवार होकर बैठ गया है और इस रिश्ते की कोई हकीकत नहीं समझी। तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। उसकी आवाज़ में बेरुखी और गुस्सा था जिसने रीमा को आहत कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कुछ नहीं कह पाई। दिल में तकलीफ थी कि अभिजीत ने उसे इतनी सख्ती से डांट दिया और उसे नासमझ समझ रहा था। वो चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और पीछे से अभिजीत उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। उसके दिल में हल्की सी नरमी भी थी, लेकिन वो रीमा को उसकी उम्र के हिसाब से ही देख रहा था, जिसकी देखभाल करना वो जरूरी समझता था। लेकिन रीमा की आंखों में आंसू देखकर उसे तकलीफ भी हुई थी। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बात ही ऐसी कह गई थी कि उसे ना चाहते हुए भी उस पर गुस्सा करना पड़ा था। रीमा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रो पड़ी। अभिजीत ने सोफे की बैक से सिर टिका दिया। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ उससे इस तरह की बातें करेंगी। वो बेबसी से अपने कमरे की ओर चल पड़ा था। रीमा के कमरे से उसे रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उसका मन किया कि वो जाकर रीमा को मना ले और उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि रीमा के ज़्यादा करीब रहना ठीक नहीं है। शायद मेरे ज़्यादा ही लाड प्यार और कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने की वजह से रीमा के दिल में मेरे लिए पसंद के भाव पनपने लगे हैं।
क्योंकि वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और जिस उम्र में रीमा थी, ये उम्र लड़कियों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। उसने सोच लिया था वो रीमा से दूरी बनाना शुरू कर देगा, और यही सोचकर वो रीमा के पास नहीं गया था और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन काफ़ी देर तक उसे रीमा की सिसकियां परेशान करती रहीं। अगली सुबह अभिजीत अपने कमरे में चुपचाप नाश्ता कर रहा था। रोजाना ही वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता था, लेकिन घर में चल रही बातों से बचने के लिए उसने अपने कमरे को ही चुना था। वो जल्दी जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलना चाहता था। आज उसकी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग भी थी जिसे अटेंड करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वो अभी नाश्ता करने में व्यस्त था कि अचानक सुमित्रा जी की आवाज़ सुनाई दी। अभिजीत, नाश्ता करके फ़ौरन बाहर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और सुमित्रा जी के चेहरे पर फैले हाव भाव देखकर अभिजीत का निवाला गले में अटकने लगा था। डाइनिंग टेबल पर सुमित्रा जी और अभिजीत के बीच खामोशी छाई हुई थी। टेबल पर नाश्ता रखा था, लेकिन माँ बेटे के दिलों में बीती रात की बातें गूंज रही थीं। सुमित्रा जी ने हल्के से गला साफ करके चुप्पी तोड़ी। अभिजीत, नाश्ता सही से करो। ये नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। मुझे पता है कि तुमने कमरे में सही से नाश्ता नहीं किया है, तुम्हें दिन भर काम करना होता है, उन्होंने नरमी से कहा। अभिजीत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मामा, मैं खा रहा हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद सुमित्रा जी ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। मैंने कल जो बात की थी उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? सुमित्रा जी जैसे अपने मन में पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी, और अभिजीत ने चम्मच रखकर उनकी ओर देखा। मम्मा, मैंने कहा था कि इस बारे में दोबारा बात मत कीजिएगा। रीमा अभी बहुत छोटी है और मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। सुमित्रा जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, रीमा अब बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता हो जाए। क्या तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं? कल भी तुमने फ़ोन पर मुझे इतनी बातें सुना दी थीं और अभी तुम लगातार मेरी बात को नकार रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? अभिजीत ने नरमी से कहा। मैं क्यों भूलूंगा मामा कि आप मेरी कौन है? आप तो मेरा सब कुछ हैं। लेकिन माँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक मैच्योर लड़के से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी उम्र की हो और मेरे साथ जीवन के हर फैसले को समझ सके। रीमा अभी उस उम्र में नहीं है कि वो मेरी जिम्मेदारियों को समझ सके। सुमित्रा जी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, लेकिन रीमा बहुत मासूम और बहुत प्यारी बच्ची है। वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। तुम उसे अपनी पसंद में ढाल सकते हो क्योंकि अभी वो मासूम है, नादान है। अभिजीत ने अपना धैर्य खो दिया और गुस्से में कहा, मम्मा, आप समझ क्यों नहीं रही? ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। रीमा को अपनी ज़िंदगी जीने दो, वो अभी छोटी है। आप क्यों ज़बरदस्ती इस बात को लेकर बैठी हैं? सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भर्राए हुए स्वर में कहा, अभिजीत, मैं सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए सोच रही हूँ। रीमा के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। अभिजीत ने कुर्सी पीछे धकेलते हुए गुस्से से कहा, बस मामा, बहुत हो गया। आखिर आपने अपने मन में ये क्या गलत वहम पाल रखे हैं कि आपको कुछ हो जाएगा? भगवान न करे जो आपको कुछ हो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप रीमा की एक अच्छी माँ बनकर परवरिश करें और उसकी उम्र हो जाने पर एक अच्छा घर देकर उसकी शादी कर दें। इस बात को अब यहीं पर ख़त्म करें। मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ मुझ पर दबाव डालकर मुझे मजबूर ना करें। सुमित्रा जी ने बेटे की ओर बढ़ते हुए कहा, बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुम्हारी और रीमा की भलाई चाहती हूँ। अभिजीत ने सख्ती से कहा, माँ, मैं बस आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो गुस्से में उठा और घर से बाहर निकल गया। सुमित्रा जी वहीं खड़ी रह गईं। उनका हाथ अचानक ही उनके दिल पर चला गया। उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। आज उनका दिल सुबह से ही बहुत उदास हो रहा था। उन्हें लगा जैसे अब सब कुछ रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रहा है। अचानक ही उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वो निढाल सी होकर कुर्सी पर ढह गईं। वो तेजी से कदम बढ़ाते अभिजीत को आवाज़ लगाना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। जबकि माँ की हालत से बेखबर अभिजीत गुस्से से घर से बाहर निकला और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ अपने ऑफिस जा पहुंचा। अभिजीत बोस अपने ऑफिस में काम में व्यस्त था कि अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने देखा कॉल घर की नौकरानी के नंबर से थी। वो हैरान हुआ क्योंकि ये कॉल करने का कोई समय नहीं था। वो भी अभी तो घर से आया था। इतनी जल्दी घर से फ़ोन क्यों आ गया? सब खैरियत तो थी ना?
उसका दिल अचानक ही घबरा उठा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और पूछा, हाँ क्या बात है। दूसरी तरफ से एक सिसकती हुई आवाज़ आई थी, मैं रीमा बोल रही हूँ। मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाइए। ये सुनते ही अभिजीत का दिल धड़कना भूल गया था। उसके दिल में अपनी माँ के लिए बेइंतहा प्यार था। बचपन से उसने अपने चारों ओर सिर्फ अपनी माँ को ही देखा था। वो जानता था उसकी माँ ने उसके लिए कभी दूसरी शादी का ख्याल तक अपने मन में नहीं आने दिया। उसके पापा का निधन बचपन में हो गया था और तभी से सुमित्रा जी ने ही उसे पाला पोसा था। ये खबर सुनकर उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसका सांस लेना दूभर होने लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और तेजी से ऑफिस से बाहर निकला। अस्पताल की ओर बढ़ते हुए अभिजीत ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। रास्ते भर उसके दिमाग में बस अपनी माँ की हालत के ही ख्याल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सुबह तक तो वो नाश्ते की टेबल से निकला था, तब उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। हाँ, वो रो रही थी, उसे याद था। उसने माँ से बहुत कठोर बातें कह दी थीं, ये भी उसे याद था। शायद उसने अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया था। अपनी बातों से उसका दिल उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगा था। मामा ठीक तो होंगी ना, ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, वो तेजी से अंदर भागा। उसकी आंखें रीमा को ढूंढ रही थीं और फिर कुछ ही कदमों की दूरी पर उसने रीमा को कॉरिडोर में ज़मीन पर बैठे रोते हुए देखा। उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन रीमा के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। रीमा, मामा कहाँ हैं? रीमा ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखकर सिसकते हुए कहा, अभिजीत जी, मासी आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे हैं उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा। अभिजीत ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे वो दुआ कर रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। अभिजीत तुरंत उनकी ओर भागा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी हैं? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार आने में समय लगेगा। ये सुनकर अभिजीत के हाथ कांपने लगे थे। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो पास की ही बेंच पर ढेर हो गया। उसके मन में अजीब सा डर समा गया था। रीमा ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो चुपचाप फर्श को देखता रहा। अभिजीत ने गहरी सांस लेते हुए अपने आंसू रोके और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाए। उसके दिमाग में रीमा की आवाज़ और सुमित्रा की हालत बार बार गूंज रही थी। रीमा ने रोते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। अभिजीत ने चौंक कर रीमा की ओर देखा। इस वक्त वो मासूम सी लड़की गम और सदमे से निढाल थी और इस वक्त उसे सहारा चाहिए था। जो सहारा उसे सिर्फ और सिर्फ अभिजीत का कंधा ही नजर आ रहा था। उसके आंसू अभिजीत की शर्ट को भिगोने लगे थे। वो रीमा को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन न जाने किस एहसास के तहत अपना हाथ उठाते हुए उसने रीमा को अपने करीब कर लिया था। उसके सर को हल्का सा उठाते हुए उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए थे। उसके बालों को संभालते हुए उसे तसल्ली देने लगा। चुप हो जाओ रीमा, मामा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। और रीमा उसके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे वो बुरी तरह रो रही थी और अभिजीत ने उस मासूम सी लड़की को अपनी पनाहों में समेट कर तसल्ली दी थी। काफ़ी देर तक रीमा रोती रही और अभिजीत की आंखों से भी बेआवाज आंसू बहते रहे। काफ़ी देर तक रोने के बाद दोनों का मन हल्का हुआ था और फिर वो दोनों अस्पताल के कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ लगे बैठे रहे और बस यही दुआ करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने अभिजीत को अंदर जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि सुमित्रा जी बार बार अपने बेटे को याद कर रही थी। उसने कांपते कदमों से आईसीयू का दरवाज़ा खोला था। अंदर सुमित्रा जी मशीनों से घिरी हुई थीं। उनके चेहरे पर बीमारी की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अभिजीत उनके पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसका दिल अंदर से टूट रहा था। ममा, आपकी तबीयत कैसी है? उसने धीरे से पूछा। आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था वो अपनी माँ को इस हाल में देखेगा। वो मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। सुमित्रा जी ने धीमी आवाज़ में कहा, अभिजीत, मुझे अब अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और ये सुनकर अभिजीत का दिल जोरों से धड़का था। ममा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुमित्रा जी ने आंखें बंद करते हुए धीमे से कहा, बेटा, मुझे रीमा की बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त रीमा से शादी कर लो। अभिजीत हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा। ममा, आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अब भी रीमा के बारे में सोच रही हैं? ये सब क्यों?
सुमित्रा जी ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। बेटा, रीमा के पास कोई नहीं है, न माँ न बाप। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें उसका संरक्षक बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधेरों में डूब जाए। अभिजीत ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी और हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। अभी आपकी सेहत सबसे ज़रूरी है। सुमित्रा जी ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिजीत, बस ये मेरी जिद है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि रीमा के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। तुम अभी उससे शादी करोगे और यही मेरी अंतिम इच्छा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि रीमा तुम्हारे साथ सुरक्षित है। अभिजीत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा। मम्मा, आप इस समय ऐसी बातें मत करें। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन आपको ठीक होना होगा। और सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात मान लो। रीमा अभी छोटी है, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही ले सकते हो। अभिजीत ने गहरी सांस लेकर अपनी माँ को देखा। ठीक है मम्मा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे वादा करें कि आप खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगी। आप हिम्मत नहीं हारेंगी। सुमित्रा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब मुझे सुकून मिल गया। उनकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अभिजीत को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। सुमित्रा जी की तबीयत तब पहले से काफ़ी ठीक थी, इसलिए वो सुमित्रा जी को अस्पताल से घर ले आया था। लेकिन उसने उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह खुद को समर्पित कर रखा था। हर वक्त उनके साथ रहना उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी। अपनी माँ की देखभाल के लिए उसने एक नर्स का भी इंतजाम कर रखा था। डॉक्टर सुबह शाम सुमित्रा जी को चेक करने भी आता था। वो अपनी माँ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके साथ ही साथ सुमित्रा जी की इच्छा के अनुसार शादी की तैयारियां भी हो रही थीं और आज रीमा और अभिजीत की शादी होनी थी। सुमित्रा जी बेड पर लेटी थीं। चेहरे पर बीमारी की थकान थी, मगर आंखों में सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उनके पास ही अभिजीत बैठा था, उनकी उंगलियों को मजबूती से थामे हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। रीमा, जो सबके लिए मासूम और नादान थी, कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बस इतना जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सुमित्रा मासी के सुकून के लिए ज़रूरी है। थोड़ी ही देर में अभिजीत अपनी माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर गार्डन एरिया में ले आया था। वहीं पर शादी का इंतजाम किया गया था और फिर धीरे धीरे अभिजीत और रीमा की शादी की रस्में संपन्न होने लगीं। मेहमान के नाम पर उनके कुछ रिश्तेदार और पड़ोस के लोग ही मौजूद थे। और फिर विवाह पूरा होने के बाद पंडित जी ने अभिजीत और रीमा को आशीर्वाद देकर सुखी जीवन की शुभकामनाएं दी थीं। सुमित्रा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे और वो दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थीं। अभिजीत ने उनका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया, जैसे अब वो उनके सुकून का सहारा बनने का पूरा इरादा कर चुका था। शादी के बाद सुमित्रा जी की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, इसलिए उन्होंने रीमा को अपने कमरे से भेज दिया था, क्योंकि वो सुबह से सुमित्रा जी की देखभाल कर रही थी और उसके बाद शादी की रस्मों में भी वो काफ़ी थक चुकी थी। रीमा को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अभिजीत बोस अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं और चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। रीमा ने चौंक कर अभिजीत की ओर देखा। अभिजीत ने बिना कोई मौका दिया और उसका बाजू सख्ती से दबोच लिया। उसकी मजबूत पकड़ रीमा की नाजुक कलाई पर कस चुकी थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो शब्दों से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। तुम भी यही चाहती थी ना? तो देखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना रीमा, वो गुस्से से बोला। मैंने तुमसे शादी सिर्फ मम्मी के लिए की है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और रीमा का दिल धक से रह गया था। वो अविश्वास से अभिजीत की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, मगर उसने अपने होठों को भींच लिया। वो चाहती थी कि वो कोई विरोध करे, कुछ कहे, मगर उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपती हुई सांस लेने लगी। अभिजीत की पकड़ और भी सख्त हुई थी, मगर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। ये शादी सिर्फ मम्मा के सुकून के लिए थी, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें ये समझना चाहिए, रीमा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा अभिजीत, मैंने सिर्फ मासी की खुशी के लिए ये सब किया। अभिजीत ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपने गुस्से को काबू में रखा और उसका बाजू छोड़ दिया। जैसे ही मम्मा ठीक होंगे ये सब ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए।
इस रिश्ते को लेकर अपने दिल में किसी भी तरह की कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ मुड़ा। रीमा ने अपनी आंखों से गिरते आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने दिल में उठने वाले दर्द को दबाने की कोशिश की, मगर अभिजीत के शब्द उसके सीने में किसी खंजर की तरह उतर चुके थे। अभिजीत दरवाजे के पास पहुंचा और फिर बिना पीछे देखे बोला, मैं अभी मामा को लेकर अस्पताल जा रहा हूं, क्योंकि उनके कुछ टेस्ट करवाने हैं। ये कहकर वो बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर गया। रीमा जमीन पर बैठ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका दिल चाह रहा था वो चिल्लाए, रोए, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल भी रही। 2 दिन बाद अस्पताल के शांत कमरे में डॉक्टर ने अभिजीत बोस को बुलाया। वो ऑफिस से कुछ जरूरी काम निपटाकर सीधा हॉस्पिटल आया था। उसकी माँ के कुछ और टेस्ट होने थे जिनकी रिपोर्ट आज आ जानी थी, और डॉक्टर के अचानक बुलाने पर उसका दिल धक से हुआ था। खुद को तसल्ली देता हुआ वो डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी खामोशी थी, मगर आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी। ये सुनते ही अभिजीत के कानों में जैसे तूफान सा गूंज उठा। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वो मरे मरे कदमों से अपनी माँ के कमरे में आ गया। उसने एक नज़र अपनी माँ के बिस्तर की ओर देखा, जहाँ सिर्फ खामोशी थी, वो खामोशी जो उसकी दुनिया उजाड़ने वाली थी। अभिजीत ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उसने होंठ भींच लिए, मगर दिल का दर्द काबू में नहीं आया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली थी और खुद को मजबूत करने की कोशिश की, मगर माँ की जुदाई का गम किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। 2 दिन की गमगीन खामोशी के बाद जब अभिजीत को होश आया तो उसका दिमाग एकदम सुन्न था। इन 2 दिनों में रीमा एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। जिस दिन उसकी माँ का देहांत हुआ था उस दिन भी वो कहीं नजर नहीं आई थी। 2 दिन बाद जब थोड़ा संभला तो उसकी पहली फिक्र रीमा के बारे में हुई थी। वो तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ा, क्योंकि वो जानता था रीमा सुमित्रा जी से बहुत करीब थी और इस वक्त उसे सहारे की ज़रूरत थी। मगर जब उसने दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था, बिस्तर साफ था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी, मगर रीमा का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत नौकरानी को आवाज़ दी। दूसरी आवाज़ पर ही नौकरानी कमरे में आ गई और आते ही उसे एक ख़त पकड़ा दिया। ये मुझे रीमा बीबी जी के कमरे की सफाई करते वक्त मिला था। ये मैं आपको पहले ही देना चाहती थी, लेकिन आप बड़ी मालकिन के जाने से बहुत सदमे में थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। अभिजीत ने जल्दी से ख़त खोला और पढ़ने लगा। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते और आपने कहा था ये रिश्ता सिर्फ आपकी माँ के सुकून के लिए है। अब जबकि मासी नहीं रही तो यकीनन आप मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन मैं तलाक का धब्बा अपने माथे पर सजाना नहीं चाहती। मुझे तलाक मत दो, मैं खुद ही दूर जा रही हूँ। आगे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। ये पढ़ते ही उसकी रगें तन गईं और गुस्से की लहर से उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने ख़त को मुट्ठी में भींच लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसके दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। रीमा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? माँ ने मरने से पहले तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में इसलिए थमाया था ताकि तुम सेफ रहो, जमाने की गंदी नज़र से बचकर रह सको, और तुमने वही गलती कर दी। मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो खुद से बुदबुदाया था। अभिजीत फौरन रीमा की ट्यूशन टीचर के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, मगर टीचर ने बताया कि रीमा वहाँ नहीं पहुंची और उसका दिल धड़क उठा। क्या वो आपको कुछ बताकर गई थी? अभिजीत ने बेचैनी से पूछा। नहीं अभिजीत साहब, टीचर ने कहा। वो खुद भी हैरान थी। अभिजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत उसकी 2 सबसे करीबी सहेलियों के घर पहुंचा, मगर वहाँ भी कोई खबर न मिली। हर दरवाजे से खाली हाथ लौटने के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। घर वापस आकर वो बेबसी से सोफे पर गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे कि आखिर रीमा कहाँ जा सकती है। अब उसे रीमा की चिंता सताने लगी थी, वही रीमा जो उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बेबसी से अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसाई थीं, बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए जैसे दुखते सिर को सुकून देना चाहता था। रीमा का गायब होना उसके दिल को बेचैन कर गया था। मैंने आखिर उसे नज़रअंदाज कैसे कर दिया? वो अब पछतावे में डूब चुका था। वो मेरी बीबी है, मेरी माँ की आखिरी अमानत, उसने धीरे से कहा। अब वो रीमा को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला कर चुका था।
मगर बहुत तलाशने के बावजूद रीमा को कोई पता न चला। वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। कई बार तो उसने अकेले बैठकर आंसू भी बहाए। उसकी गैर मौजूदगी ने उसे एहसास दिला दिया था कि वो लड़की आखिर उसके लिए क्या अहमियत रखती है। एक मजबूत इंसान कहलाने वाला अभिजीत बोस आज खुद टूट चुका था और उस रात वो रीमा के कमरे में गया था। उसकी चीज़ों को छूकर उसके एहसास को महसूस करता था। दिन महीने और महीने साल बनते जा रहे थे और रीमा की मोहब्बत धीरे धीरे उसके पत्थर दिल में अपनी मोहब्बत की जड़ें मजबूत करती जा रही थी। वो खुद हैरान था कि वो उस लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है। उसके बारे में तो कभी उसने इस नज़र से देखा ही नहीं था। आज भी वो रीमा के बेड पर बैठा उसके तकिए को अपने सीने से भींचे, जैसे उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। लौट आओ रीमा, मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनाना चाहता हूँ। इतनी सज़ा मत दो मुझे। पूरा 1 साल हो गया है तुम्हें गए हुए। क्या ये सज़ा मेरे लिए काफ़ी नहीं है? वो बुरी तरह रो पड़ा था रीमा को याद करते हुए। लेकिन रीमा तो न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। और फिर धीरे धीरे दिन, महीने और फिर साल गुजरते चले गए। रीमा को घर से गायब हुए पूरे 4 साल गुजर चुके थे। रात के 10 बज रहे थे। अभिजीत बोस अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों पर चश्मा था जो उसकी खूबसूरत रौबदार पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रहा था। इन 4 सालों में वो न सिर्फ और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका था, बल्कि उसके चेहरे पर मैच्योरिटी और आंखों में एक गहरी संजीदगी आ चुकी थी। वो अपने काम में डूबा हुआ था कि अचानक मोबाइल की रिंगटोन ने उसका ध्यान खींचा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ करण दत्त था, उसका वफादार नौकर, जो पिछले 4 साल से रीमा को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। साहब, छोटी मालकिन को एक इलाके में देखा गया है। करण दत्त की आवाज़ में हैरानी और खुशी दोनों थी, और ये सुनकर अभिजीत का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? 4 सालों की तकलीफ़ें अब अपनी हद तक पहुंच चुकी थीं। जब करण दत्त ने भरोसे के साथ कहा, हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही है। हालांकि 4 सालों में छोटी मालकिन में बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र में ही उन्हें पहचान गए थे मालिक। वो रीमा मेम साहब ही थीं। अभिजीत ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, तुरंत एड्रेस भेजो। जैसे ही एड्रेस मोबाइल पर आया वो तेजी से उठा। चेहरा गंभीर था, लेकिन दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अभिजीत ने फौरन गाड़ी निकाली और एड्रेस की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। रास्ते में 4 सालों की यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। रीमा के अचानक गायब होने के बाद उसने उसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी थी। मगर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो देश के कई शहरों में लोगों को तैनात कर चुका था ताकि कोई रीमा की खबर दे सके, और आज 4 साल बाद उसे फिर से उस उम्मीद का सहारा मिला था। गाड़ी एक गरीब बस्ती की तंग गलियों में दाखिल हुई थी तो अभिजीत चौंक गया। वो यहाँ कैसे पहुँच सकती है? उसने खुद से सवाल किया। गली के एक मोड़ पर करण दत्त उसका इंतजार कर रहा था। उसने अभिजीत को एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। साहब, उन्हें इस घर में जाते देखा गया है। अभिजीत की नज़र उस जर्जर मकान पर टिक गई। दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था और दीवारें बुरी तरह जर्जर हो चुकी थीं। उसने बेताबी से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुला और सामने ही एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। ये परेश था, अभिजीत के घर का पुराना ड्राइवर। अभिजीत को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। रीमा कहाँ है? अभिजीत का लहजा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। परेश एकदम घबरा गया। नहीं साहब, रीमा बिटिया हमारे पास नहीं है। उसके हिचकिचाते शब्दों से ही अभिजीत को समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कब कहा वो तुम्हारे पास है? लेकिन अब तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वो तुम्हारे ही पास है। अभिजीत की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। वो अचानक दरवाजे के अंदर घुसा और परेश का कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ, रीमा कहाँ है? उसकी आवाज़ गुस्से से गूंज उठी थी। परेश की पत्नी नूतन, जो 4 साल पहले अभिजीत के घर में नौकरानी थी, हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे ही एक लड़की घबराई हुई सी आई थी। और वो कोई और नहीं बल्कि अभिजीत बोस की पत्नी और उसकी माँ की आखिरी निशानी रीमा ही थी। अभिजीत की पकड़ परेश के कॉलर पर ढीली पड़ी थी। वो अपने सामने रीमा को देखकर जैसे पत्थर बन चुका था। दिल की धड़कनें बेहिसाब जोरों से धड़क रही थीं। इस चेहरे के लिए वो कितना बेचैन रहा था, कितना तड़पा था, और अब जब उसके सामने आया तो वो जैसे अपने आंखों की प्यास मिटा रहा था। इन 4 सालों में रीमा 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा थी, लंबे खुले बाल थे और कॉफ़ी रंग आंखों में बही मासूमियत थी
जिसने 4 सालों तक अभिजीत को बुरी तरह बेचैन रखा था। अभिजीत की नज़र जैसे ही रीमा पर पड़ी, वो बस बिना पलकें झपकाए उसे देखे जा रहा था। समय जैसे थम गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और आंखों में आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव थे। रीमा, उसके होंठ बहुत धीरे से हिले थे, जैसे आवाज़ तेज निकली तो कहीं ये सपना टूट न जाए और रीमा फिर उसकी नज़रों से ओझल हो जाए। जबकि अभिजीत को सामने पाकर रीमा की आंखों में डर उभर आया। निश्चित रूप से वो अभिजीत को अपने सामने देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। उसे अभिजीत से अच्छी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो यही लगा कि अभिजीत अब उसे तलाक देकर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर हर झंझट से आज़ाद होना चाहता है और इसीलिए उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा है। अभिजीत के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में जो नरमी थी अब वो सख्त गुस्से में बदल चुकी थी। उसने कुछ ही कदमों में फासला तय किया और रीमा के पास पहुंचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। रीमा का नाजुक वजूद इस झटके को सह नहीं पाया और वो पल भर में जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सदमे और डर के मिले जुले भाव थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अभिजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आवाज़ गरजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर की दहलीज पार करने की? क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी थी? तुम्हें कोई हक नहीं बनता 4 सालों तक मुझे इस तरह तड़पाने का। तुम्हें एहसास भी है कि मैं एक एक पल में 1000 मौतें मरा हूँ। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं गई जब मैंने तुम्हें याद करते हुए न गुजारी हो। बताओ, क्यों दी तुमने मुझे इतनी तकलीफ़? उसकी आवाज़ में गहरी नाराज़गी और गुस्सा था और रीमा हक्का बक्का थी। अभिजीत ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर उठाकर अपने सामने खड़ा किया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। अभिजीत ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले जाने लगा। परेश और नूतन बेबस होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कुछ भी कहने की। अभिजीत ने किसी पर नज़र डाले बिना रीमा को अपनी गाड़ी की तरफ खींचा, दरवाज़ा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। रीमा की आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन उसके होंठ अब भी खामोश थे। अभिजीत ने गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाने लगा। सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी और रीमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अभिजीत का चेहरा तनाव और गुस्से से भरा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? आखिर क्यों इस लड़की ने मुझे इतनी तकलीफ में रखा? बोसबिला की ओर बढ़ते हुए अभिजीत ने एक पल के लिए भी रीमा की ओर नहीं देखा, लेकिन उसका दिल हर धड़कन के साथ और भी भारी होता जा रहा था। उसे जवाब चाहिए था और वो जवाब उसे रीमा से ही मिल सकता था। घर पहुंचते ही उसने रीमा को बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर की तरफ खींचता हुआ ले गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने फिर से रीमा को घुमाते हुए एक झटके से छोड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए उसके सामने आकर बुरी तरह गिरते गिरते बची थी और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए गरजा, ये सब क्या है? कहाँ चली गई थी तुम? इन 4 सालों में मैंने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हें जवाब देना होगा। बताओ रीमा, तुम कहाँ थीं? वो और भी जोर से चिल्लाता, इससे पहले ही रीमा सुबकते हुए उसके सीने से आ लगी और उसके यूं अचानक करीब आने से अभिजीत को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। एक ऐसा सुकून जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने आंखें बंद करके इस सुकून को महसूस किया था। सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। अचानक उसके हाथ उठे और रीमा की नाजुक कमर के आसपास लिपट चुके थे। वो जोर से रीमा को अपनी बाहों में भींच चुका था और अपने सीने पर रखे उसके सर को अपने होठों से छू लिया। जब उसने रोते हुए कहा, आपने कहा था आप मुझे तलाक दे देंगे, मैं बहुत डर गई थी। मैं आपसे तलाक लेकर हमेशा के लिए आपसे दूर होना नहीं चाहती थी। मैंने कहा था ना आपसे, आप मुझे अच्छे लगते हैं। वो बात मेरे बचपने में नहीं कही गई थी, वो बात मैंने दिल की गहराइयों से कही थी। पता नहीं कब और कैसे आप मेरे दिल में बसने लगे थे। उस समय मैं इस एहसास को कोई नाम न दे सकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे एहसास हो रहा था कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। उस समय मैंने हिम्मत की थी कि मासी की मौजूदगी में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद मुझे नूतन दीदी ने बताया कि मासी अब इस दुनिया में नहीं रही तो मैं डर गई थी। मुझे पता था अब आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन नूतन दीदी ने मुझे संभाल लिया, अपने घर में पनाह दी। पता नहीं उन्होंने मासी से क्या वादा किया था कि वो मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार हो गई थी। नूतन दीदी ने तो मुझे यही बताया था कि मैंने बड़ी मालकिन से वादा किया है हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, तो अब आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और फिर उन्होंने और उनके पति ने मेरे लिए आपकी नौकरी तक छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी कर ली। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे
फिर से ढूंढ लेंगे। भगवान के लिए अभिजीत, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। इन 4 सालों की जुदाई में मैंने आपके बिना बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। इसके अलावा मैं मासी की आखिरी इच्छा को भी अधूरा नहीं देख सकती। वो मेरी माँ जैसी थी, मेरा सब कुछ थी। रीमा की रोती हुई आवाज़ सुनकर अभिजीत बोस की आंखें भी नम हो गईं और फिर वो 30 साल का मजबूत इंसान एक 19 साल की लड़की के सामने टूटकर बिखर गया था। जिस दिन उसकी माँ का निधन हुआ था वो खुलकर नहीं रो सका था, लेकिन आज रीमा की बातें सुनकर वो पूरी तरह टूट चुका था। और उसी पल एक 19 साल की मासूम लड़की ने अपने पति को संभाल लिया था। अपने पैरों पर ऊंचा होते हुए उसने अभिजीत के माथे पर अपने होंठ रख दिए थे और इस नरम एहसास पर अभिजीत का दिल नए जज्बात से भरने लगा था। आंखों में मोहब्बत की चमक और रोशन हो गई थी। वो लड़की आज उसकी बाहों में थी जिसके लिए वो पिछले 4 साल से तड़प रहा था। अचानक ही उसने रीमा के नरम होठों की नरमी चुराई थी और रीमा शर्म से उसकी बाहों में लिपट गई थी। वो शर्माई लजाई सी लड़की उसके दिल का चैन थी, सुकून थी, जिसे वो अब खुद से दूर नहीं करना चाहता था। बहुत ही नरमी से उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और उठाकर अपने बेडरूम में ले गया था। वो बेडरूम जो पिछले 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ रीमा के आने का इंतजार कर रहा था, और आज वो बेडरूम रीमा की खुशबू से महकने लगा था। कहते हैं कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन जब वो सही वक्त पर अपनी गलतियों का एहसास कर ले तो भगवान भी उसे माफ़ कर देता है। अगर अभिजीत बोस को सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास न हुआ होता तो वो रीमा जैसी मासूम सी परी को हमेशा के लिए खो देता, जिसने अपनी मोहब्बत से अभिजीत की ज़िंदगी को गुलजार कर दिया था। अभिजीत बोस को उसके वजूद में सुकून मिलता था और ये सुकून वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करता था कि उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला किया था। और रीमा को सामने पाकर उसे अपनी माँ हमेशा अपने दिल के बेहद करीब महसूस होती थी। उसने परेश और नूतन को भी बहुत सारा पैसा दिया था। वे तो मना कर रहे थे, लेकिन अभिजीत ने उन्हें ज़बरदस्ती पैसे थमा दिए और दोनों के कच्ची सैलरी पर दोबारा से नौकरी पर भी रख लिया था। उनका धन्यवाद भी किया था क्योंकि वे उसकी पत्नी के रक्षक बने थे, वो भी पूरे 4 सालों तक। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।